इकरा का शौहर सरदार अली खेतों में काम कर रहा था। सुबह से शाम तक काम करने के बाद वो थक सा गया था। सरदार अली ने कपड़े झाड़े, अपने औजार समेटे और कुछ दूर एक दरख्त के नजदीक पहुंच गया, जहां जमींदार का एक और मुलाजिम अब्दुल कयूम मौजूद था। अरे भाई, क्या हाल है? क्या हाल है सरदार? ठहरा। दुआ है भाई तेरी। क्या बात है, आज बड़ा थक गया है तुम? अरे भाई, थकना इतना क्या है यार, काम तो करना ही है। काम ना करो तो यार फिर बीवी पक पक करती है यार। अच्छा कोई लगता है कि बच्चों के लिए दूध नहीं है, ये नहीं है। काम तो करना ही है ना। हाँ यार, ये बात तो है। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। थका हुआ है, बैठ जाओ, थोड़ी देर में चले जाना। वैसे तुम्हारा गांव भी तो बहुत दूर है। यार घर तो दूर है, मगर जाना तो घर है ना यार। हाँ ये बात तो है। और किसी दिन तू घर आना, तेरी भाभी बहुत अच्छा साग बनाती है, खिलाऊं तुझे मैं साग। अच्छा, साग तो मुझे भी पसंद है, मैं आऊंगा जरूर किसी दिन। अच्छा चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। चलूं यार, वो इंतजार कर रही हो। चल भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इकरा का शौहर थका हारा घर लौटा तो उस दिन खिलाफ तवक्को बीवी का मूड अच्छा था। शौहर को देखते ही खिल उठी। अरे भाई क्या कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। तुम्हारे लिए मैंने बेसन की रोटी और साग पकाया है। लो भाई, देखो आज ही मैं अब्दुल कयूम से बोल रहा था कि मेरी बीवी बहुत अच्छा साग बनाती है, और देखो मैं घर आया हूँ तो साग ही बनाओ। वैसे ये किस दोस्त का तुम नाम बता रहे हो? कौन है ये अब्दुल कयूम? अरे बहुत अच्छा आदमी है, मेरे साथ खेतों में काम करता है, बहुत गरीब है बेचारा मेरी तरह। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करती हूँ, उसके लिए थोड़ा सा साग निकाल के एक तरफ रख देती हूँ। कल जाओ ना, सुबह में तो ले जाना। नहीं नहीं, मैं किसी दिन उसको घर बुलाऊंगा, फिर हम दोनों साथ बैठ के खाएंगे। सही। तो माशाल्लाह देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और ये बच्चे कहाँ हैं? बाहर खेल रहे होंगे। इकरा? यार वो एक बात पूछ रही थी मुझे तुमसे। इतना तरीके से पूछ रहे हो, ऐसी कौन सी बात है? यार तुम्हारे मूड का पता नहीं होता ना, तुम किसी वक्त भी आग बगोला हो जाती हो, इसलिए डरता हूँ मैं। अच्छा पूछो भाई। अब पूछना यह था कि तुम घर में खुश तो हो ना, और माशाल्लाह गुजारा सही हो जाता है ना? हाँ, गुजारा गुजारे का क्या है, तकदीर के आगे क्या बोल सकते हैं। चल रहा है, बस चला रहा। गुजारा मतलब माशाल्लाह, मैं तुम बच्चे बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, मैं अच्छा कमाता हूँ और इतना पैसा मैं तुम्हें देता हूँ, उसके बावजूद तुम बोल रही हो कि बस गुजारा। बस बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। खाना लगा रही हूँ, खा लो। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जाओ, जाके बच्चों को लेकर आओ, खाना लगा रही हूँ। इकरा की शादी को 8 बरस हो चुके थे। इब्तिदाई कुछ साल तो सुकून से गुजरे, लेकिन बाद में इकरा की शौहर से बेजारी बढ़ती चली गई थी, क्योंकि उसका शौहर मुबैना तौर पर शक्की मिजाज था। एक दिन इकरा मन संभर कर घर से बाहर निकल रही थी तो उसके शौहर ने उस पर तंज कर दिया, जिस पर इकरा को गुस्सा आ गया। तैयार मेरे लिए होती हो और दिखाती महल्ले वालों को जाके हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे इस तरह की बातें करते हो। अगर जरा से भी शर्म है ना तो जाके डूब के मर जाओ तुम। महल्ले वाले बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारे और कहते हैं तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं क्या करूं? मैं मोहल्ले वालों के कहने जा रही हूँ कि मेरी तारीफ करो। क्या हो गया तुमको? भाई जाओ तुम, तुम्हें कौन रोक सकता है? मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, समझे तुम? अच्छा वो नाराज नहीं हो ना, अपना मूड सही कर लो। कल मेरा दोस्त आ रहा है, जरा अपना मूड अच्छा रखना। देखो कोई मेहमान आता है ना तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए।
भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा दोस्त। आता है तो आए मेरी जूती से, समझे तुम? अब मैं जाऊं? छोटी मोटी लड़ाइयाँ रोज का मामूल थी। एक आध दिन की नाराजगी के बाद हालात मामूल पर आ जाते थे, लेकिन इकरा को यकीन हो गया था कि वो अपने शौहर के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अब्दुल कय्यूम गांव में किसी शख्स से सरदार अली का पता पूछ रहा था। इस दौरान सरदार की बीवी इकरा वहां से गुजर रही थी। वो उधर दूर खेतों में काम करता है, वो मेरे साथ अक्सर मिलता रहता है। क्या नाम है उसका? वो थोड़ा, सुनिए। हाँ, सरदार अली। सुनिए सुनिए, आप अब्दुल कय्यूम हैं? हाँ हाँ, आप कैसे जानती हो? मैं सरदार अली की बीवी हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि आप आने वाले हैं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सुनिए सुनिए, आप अब्दुल कय्यूम हैं? हाँ हाँ, आप कैसे जानती हो? मैं सरदार अली की बीवी हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि आप आने वाले हैं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सरदार के साथ काम करते हैं? उन्होंने मुझे बताया था कि आपको साग बहुत पसंद है। आपको तो मेरे बारे में बहुत मालूमात है। आप घर चले ना, मेरा घर वो नुक्कड़ पर है। वो सामने? हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही सौदा लेने निकली थी। आइए ना, मैं आपको घर पे बैठाऊं। मेहरबानी चाचा। बात अधूरी रह गई। सामने ही घर से इकरा का शौहर निकल रहा था, जो अपने दोस्त को देखकर खुशी से आगे बढ़ा। अरे कय्यूम, क्या हाल है भाई? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ, खैर है? हाँ ठीक ठाक। घर आसानी से मिल गया? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी मिल गई थी, बस किसी से पूछने पड़ा ही नहीं मुझे। हाँ चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चल ऐसा करते हैं यार, बाहर ही बैठते हैं। हाँ ठीक है, हवा भी बहुत अच्छी है। अच्छा एक मिनट तू बैठ, मैं बीवी को बोल के आऊँ, जरा खाना जल्दी भेज देना। नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो अभी गपशप करो। अच्छा और सुना, घर में सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। वैसे सरदार, एक बात है, तुम है बड़ा खुश नसीब, भाभी बहुत अच्छी है। अबे यार, खुशकिस्मत क्या, बस वही बात है कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। हाँ ये बात तो है, हर शोहर यही बोलता है। बस अल्लाह यार तेरी जबान खोले। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत जहमत हुई। इस दौरान शब्बीर ने देखा कि इकरा कय्यूम को दिलचस्पी से देख रही थी और कय्यूम भी उसे देख रहा था। खाओ खाओ, तुम खाओ, खाना खाओ। बहुत अच्छा बनाती है मेरी बीवी साग। ये बात तो है। इकरा के घर उसके शौहर के दोस्त की दावत से एक नया रास्ता खुल गया। पहली ही नजर में इकरा और कय्यूम एक दूसरे के नजदीक आ गए। कुछ अरसे तो मामलात खामोशी से चलते रहे। फिर एक दिन इकरा के हाथ एक ऐसा बहाना आ गया कि इकरा के शौहर ने अपनी बीवी को कय्यूम के साथ घूमते फिरते देख लिया था, जिस पर एक नया हंगामा खड़ा हो गया। इकरा घर में दाखिल हुई तो उसके शौहर ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। कहाँ से आ रही हो तुम? अम्मी की बेटी। कय्यूम के साथ? हाँ, वो मैं जा रही थी, रास्ते में मिल गया था। बहुत मना किया उसे, नहीं माना वो। उसने कहा कि अम्मी के घर छोड़कर ही आऊँगा मैं। अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा करो, अपनी बाकी की जिंदगी भी ना उसके साथ ही गुजार लो। गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। तमीज है तुम्हें? तुम्हारे घर में शौहर है और तुम उसके साथ घूमती फिर रही हो। बस कर दो, ये फालतू की बकबक नहीं करो। मुझे मालूम था तुम एक ना एक दिन जहर जरूर उगलोगे। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बस बहुत हो गया, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे तुम? आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म है। जा रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। चलो बच्चों।
तो गलत काम करती है, ऊपर से मुझे बोलती है। इकरा अपने बेटे को लेकर माँ के पास चली गई थी और फिर 2-4 दिन के बाद माँ के घर से भी गायब हो गई थी। उसे कय्यूम अपने साथ एक दूसरे गांव ले गया था, जहां दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे थे। शब्बीर ने देखा कि मतकूक से एक बल्ब की रोशनी में इकरा और कय्यूम जाग रहे थे। तुम खामखा परेशान हो रही थी। देखा, कोई भी नहीं आया तुम्हें ढूंढने के लिए। कोई ढूंढे या ना ढूंढे, पलट कर आए या ना आए, मुझे कौन सा लौट कर वहां जा। अच्छा ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में। इस बात की तो फिक्र ही ना करो। बस हफ्ता 10 दिन में खुला का फैसला भी हो जाएगा। चलो अच्छा है, चलो अब मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। गेट बंद कर देना। नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं थोड़ा आंगन में जाऊं? हाँ चलो ठीक है, तो देखो जाते जाते लाइट ऑफ कर देना, ठीक है? ओके। कय्यूम और इकरा को एक साथ रहते हुए 3 माह से ज्यादा का अरसा हो गया था। इस दौरान मुबैना तौर पर इकरा ने गांव के एक लड़के से ताल्लुकात पैदा कर लिए थे, जिस पर कय्यूम को तैश आ गया था और उसने एक रात इकरा का गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया और लाश को एक कुएं में फेंक दिया। नवी शख्स ने अपनी एक दोस्त को, जिसको 3 माह पहले 243 से भगा के ले आया था और यहाँ मियाँ बीवी बन के रह रहे थे, उसको शक की बिना पर मजीद आगे, यानी उसको ये डाउट था कि वो किसी और के साथ भी उसका तल्लक बना हुआ है, तो उसने शक की बिना पर उसको जो है गला दबाकर मारकर साथ ही कुएं में, ट्यूबवेल का कुआं था वहाँ पे फेंक दिया और उसको पराली वगैरह डाल दी। जब हमें इस बारे में इत्तला मिली, हमने वहाँ पे जाकर इंटरोगेशंस की, इन्वेस्टिगेशंस की, तो हमने जो है मुलज़म को अरेस्ट कर लिया, लाश को कुएं से निकलवा लिया। ये है कय्यूम जिस पर इकरा के कत्ल का इल्जाम है, और ये है मकतूला के लवाहिकीन। कय्यूम मोल ने मारा गया अगवा करके साड़ी मसीरा छोटी नू ते उस तरह का सानू इंसाफ चाहिए। उस बच्ची नू 2 बच्चे सी और उन्होंने हमल भी है सी, ठीक है, बेगुनाह मारी गई, उसका इंसाफ चाहिए। भाई मेरी छोटी बहन है, उनका नाम इकरा बीबी है, इनके पीछे शादी से लड़ाई झगड़ा हो गया। ये मुंडा जो मोल कय्यूम ये अगवा करके नहीं ले आया, लिया के ने बड़ियां सजावां दित्तियां ने, उन्होंने मार दिता है, गला दबा के उनका कुट के ते उन्होंने खूह दे विच लटका दिता है। लेकिन इनू सजा मिलनी चाहिए, सजा मौत है कि जिवें साडी भैन मशीरा साडी छोटी नाल कीती है कि इवें ते साडा तां इंसाफ तुसीं भाई करना है ते असीं या अल्लाह करना इंसाफ। ते गरीब बंदे आ ते इन्नी पावर दे सी बंदे नहीं जो साडे नाल ये कर दिता। शब्बीर का कहना है कि अब जबकि इकरा का कातिल पकड़ा गया है और उसने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है। जहानिया के रिहायशी 2 नौजवान पड़ोसी एक दूसरे से शदीद नफरत करते थे। दोनों ही बेरोजगार थे और गैर शादीशुदा थे। वजह तनाजा एक लड़की थी। बिहाड़ी के एक छोटे से गांव में शब्बीर ने देखा कि उस्मान अपने घर पहुंचा तो उसकी 16 साला बहन दरवाजे पर खड़ी थी, जो पड़ोसी एहसान से बात कर रही थी। भाई को देखकर ठिठक गई। उस्मान ने घूर कर एहसान को देखा और रूखे फीके से लहजे में जवाब देकर घर में दाखिल हो गया। घर में जाकर उस्मान अपनी माँ पर बरस पड़ा। अम्मा, अम्मा, ये घर में क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं है आपको? क्या हो गया, कोई कयामत आ गई जो इतना शोर मचा रहा है, चीखता हुआ आया है? मैं कह रहा हूँ छोटी को समझा लो, बड़ा अच्छा नहीं होगा। क्या किया है मेरी बच्ची ने, क्या कयामत डाल दी उसने? उस बदमाश से खड़ी हुई बातें कर रही थी। अरे एहसान चीनी लेने आया था, वो उसको चीनी देने गई थी। और काय का बदमाश, कहाँ का बदमाश? अरे बचपन से दोनों साथ बड़े हुए खेल कूद के, तुझे बदमाश नजर आ रहा वो? देख लो आप एक दिन बहुत पछताओगी, फिर मुझसे नहीं कहना तुम। छोटी, ओ छोटी, कहाँ मर गई? जा भाई के लिए चाय बना, पता नहीं किससे लड़ खुड़ के आया है, यहाँ के दिमाग खराब कर रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं चाय की, नहीं पीनी चाय मैंने। चाय बनाओ अम्मी या नहीं? हाँ जा बना, मेरे लिए बना ले। एक मिनट, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, और अम्मा आप भी, आज के बाद अगर दरवाजे पे नजर आई ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अच्छा क्यों नजर नहीं आएगी? तू कोई चौकीदार लगा हुआ है? अभी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ मैं।
अम्मा वो अच्छा लड़का नहीं है, पूरा मोहल्ला बातें बनाएगा। क्या मुंह दिखाई अम्मा? क्या बातें बनाएगा और कौन बातें बनाएगा? तू जा अपना काम कर, बना ली बातें, बड़ा आया चौकीदार। ठीक है, जा जाके चाय बना। उस्मान की 16 साल बहन और पड़ोसी नौजवान एहसान एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन लड़की का भाई एहसान को सख्त नापसंद करता था। हाँ छोटी, जी भाई। ये ट्रेड एंड कॉमर्स का चैप्टर देख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जी ठीक। छुट्टी का दिन था। शब्बीर ने देखा कि एहसान पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लड़की ने दस्तक सुनी तो पहचान गई कि एहसान होगा। वो उठकर जाने लगी तो भाई की कड़कती हुई आवाज से घबरा गई। कहाँ जा रही है तुम? भाई वो गेट पे है ना। कोई जरूरत नहीं है। अम्मा आप जाके देखें कौन आया है। मैं देखती हूँ। माँ ने दरवाजा खोला तो एहसान सामने ट्रे लिए खड़ा था। कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा ये क्या लिया है? ये अम्मी ने आपके लिए सवैयां भिजवाई थी खाला। अच्छा तुम्हारी अम्मी कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है। अम्मी ने सलाम भिजवाया आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे लाते हैं। ये ले छोटी, एहसान हलवा लाया है और इनको खाली करके प्लेट धो के दिया। नहीं कोई जरूरत नहीं है। अम्मा ये प्लेट मुझे दो, मैं खुद देख रहा हूँ उसे। ठीक है। माँ ने सवैयां अपने बर्तन में उड़ेल ली और फिर उस्मान दरवाजे पर बर्तन वापस करने चला गया। ये ले। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बस ठीक ठाक। अरे उस्मान भाई नजर नहीं आ रहे आजकल आप। हाँ यार, थोड़ा नौकरी ढूंढने में मसरूफ हूँ तो इसलिए ज़रा मसरूफ था। यार कोई मेरे लिए भी जॉब वॉब देख दो। ठीक है करते हैं। यार एक काम करो, तुम शाम को अगर फ्री हो तो मुलाकात करो, चलो तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। चलें ठीक है, आप मुझे आवाज़ दे देना, मैं घर पे ही हूँ और फिर शाम को ढाबे पे चलते हैं। सही है, चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज़। उस शाम उस्मान और एहसान की ढाबे पर होने वाली लड़ाई इंतहाई तल्ख साबित हुई। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों ढाबे तक पैदल जा रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। पहले मुझे बता बात क्या है? अबे यार अरे ढाबे पे चलते हैं, वहाँ बैठ कर फिर बात करें। अच्छा चल। फिर वो दोनों ढाबे पर पहुंच गए और उस्मान ने इशारे से चाय का ऑर्डर दे दिया। चल अब बता क्या बात है? देख यार, मेरी बात को समझ क्यों नहीं? अब हम बड़े हो चुके हैं, तो समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात? इतनी देर से पहेलियां बुझवाया जा रहा है, बोल के क्यों नहीं चुप रहा भाई? बोल दे क्या बात है? मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बहन से मिलना जुलना छोड़ दे। देखो तुम गलत समझ रहे हो, और अगर तुम्हें इतना ही वो है तो तुम अपनी बहन को बोलो मेरी तरफ ना देखे। और बचपन हमारा साथ गुजरा है, बड़े तुम्हारे सामने हुए, तुम्हें एतराज किस बात पर है? एतराज है, अब तुम बड़े हो चुके हो, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पर अमल दरामद होना चाहिए, समझे? वरना वरना देख एहसान, मेरी बात को धुनकी नहीं समझी। मैं तुम्हें प्यार से और तसल्ली से समझा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी बहन की तरफ नहीं देखूंगा, ठीक है? आप खुश हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ये हुई ना बात। और ये तुम्हारी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ या तो चाय ले आना। परेशान मत हो। एहसान की यकीन दहानी के बाद उस्मान और एहसान की दोस्ती हो गई थी और अब एहसान और उस्मान की छोटी बहन बहुत खामोशी और एहतियात के साथ मुलाकात किया करते थे। कुछ दिनों के बाद उस्मान को एहसास हो गया था कि एहसान बाज आने वाला नहीं था। खुलकर लड़ाई झगड़ा करने का मतलब था कि लड़की की बदनामी हो जाती। वो एहसान से दोस्ती निभाता रहा। कब तक है वापसी भाई की? पता नहीं, देखो कब तक होती है। मैंने खीर भिजवाई थी, कैसी लगी? खाई तुमने? एक दिन एहसान और उस्मान की बहन दरवाजे पर बातें कर रहे थे कि इस दौरान उस्मान का फोन आ गया। उस्मान की बहन भाई का सुनकर पर्दे के पीछे छुप गई। एक सेकंड खामोश रहना, उस्मान भाई की कॉल है, बोलना नहीं बीच में। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई।
कैसे आप किधर हैं? नजर नहीं आ रहे इतने दिनों से। यार मामू के यहाँ पर हूँ, जहानिया में। अच्छा यार मैं तो कहता हूँ तू भी यहाँ पर आ जा, बड़ी मजे की जगह है। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ? ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना रहने की जगह है। और आपको मैंने नौकरी का कहा था, आपने मेरी नौकरी का भी नहीं किया। अबे यार पहले मेरी नौकरी तो हो जाए। तो ऐसा कर, तू आ जा। मामू बता रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। अच्छा ये बता तू इस वक्त है कहाँ पर? मैं बाजार में था उस्मान भाई। अच्छा चल तू ऐसा कर, आ रहा था बता, मैं तुझे एड्रेस सेंड करूँ। जी आप भेज दें, मैं आता हूँ उस्मान भाई। चल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ उस्मान भाई। फोन बंद हुआ तो उस्मान की बहन ने दरवाजे पर पड़े पर्दे से गर्दन निकाल कर एहसान को मना किया। कान खोल कर सुन लो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। देखो मुझे जल्दी जाना होगा, अगर मैं नहीं गया ना तो वो शक करेंगे, और जैसे ही मेरी नौकरी हो जाती है मैं फौरन रिश्ता भेज दूँगा। इसको मैं अपनी तैयारी करूँ। अच्छा भाई मुझे नहीं पता, मैं जा दूँ अंदर, अगर अम्मा उठ गई नहीं तो कयामत आ जाएगी। चलो मैं जा रहा हूँ। उस्मान की दावत पर एहसान जहानिया चला गया था। ऐसा लग रहा था कि उस्मान ने एहसान को अपना बहनोई तस्लीम कर लिया था, इसलिए एहसान जहानिया पहुंचा तो उस्मान ने उसकी खूब आओ भगत की। शब्बीर ने देखा कि उस्मान बस अड्डे पर एहसान का इंतजार कर रहा था। एहसान बस से नीचे उतरा तो उस्मान ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा भाई, ठीक है? मैं बिल्कुल। और सफर कैसा रहा तुम्हारा? यार जगह अच्छी मिल गई थी, बहुत अच्छा रहा सफर। बस यार सारा यहाँ पे सारे सरसब्ज़ शादाब है, और हम कल शिकारे भी जाएंगे, ठीक है? चल पे घर चलते हैं। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि दोनों दोस्त करीबी जंगल में घूम रहे थे। एक जगह बैठकर उन्होंने खाना खाया और फिर दरख्तों पर शिकार तलाश करने लगे। सारे परिंदे भाग गए। मुझे लगता है इनको खबर हो गई थी कि शिकारी आ रहे हैं, और ये तू क्या कुल्हाड़ी लेके घूम रहा है साथ, इसी की वजह से भागे सारे। इस जंगल में खतरनाक सांप भी है, और सांप के लिए लाठी की जरूरत होती है, कुल्हाड़ी की नहीं। मगर कुछ सांप ऐसे होते हैं जिसे कुल्हाड़ी से मारा जाता है। क्या मतलब? शब्बीर ने देखा कि ये जुमला कहते वक्त उस्मान की आंखों में खून उतर आया था और वो किसी जंगली जानवर की तरह इंसान को देख रहा था। उस रोज उस्मान ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपने पड़ोसी एहसान को कुल्हाड़ी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को आग लगा दी थी। एहसान को कत्ल करने के बाद उस्मान ने बाकायदा मंसूबाबंदी की थी। 2 साल तक दोस्ती का नाटक रचाने और फिर उससे कत्ल करके जला दिया था, और पकड़ा भी गया था। जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी उन्होंने वहाँ से एविडेंस इकट्ठा करनी शुरू कर दी। इसी दौरान हमें एक क्लू मिला। उस क्लू को जब हमने फॉलो किया तो अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की, और जो मेन मुलजिम था वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश के अंदर इकबाल जुर्म भी कर लिया। लाश के इर्द गिर्द ही लोगों, मुकामी लोगों से मालूमात करने पर पता चला कि ये बंदा कल शाम से इधर आया हुआ था और फलां शख्स के साथ यहाँ घूम रहा था, जिसपे हमने फौरन उस बंदे को कब्जे में लिया और उससे बातचीत की तो उसने जुर्म का इतराफ़ किया। उसने गैरत के नाम पर कत्ल करने के लिए नौकरी के बहाने से उसको बुलाया। मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया था। मेरे 2-3 साल तो इज्जत और गैरत का मामला से उसने मैं रोकया जी, वो मैंने को धमकान लग पिया जी, मैं अपने दिल में रख गया जी, मैं फिर उसको अपने आप वसाउन लग पिया जी, वसा के मैं उसने यारी लाई। मैं अपने गाँव तो इतने तकरीबन 2-3 दिन पहले इतने आया जी, आन के फिर मैं उसको फ़ोन किया जी, फ़ोन करके मैं उसको कहा जी तू इतने आ जा, मैं तेन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाना है जी। वो इतने आया है जी, उस मैं खाना वगैरह खिलाया है जी, खाना खिला के फिर असी घूमते फिरते रहे जी। फिर रात टाइम में उसको टिब्बे च लै गया जी। शब्बीर ने जहानियान में मुबैना गैरत के नाम पर पेश आने वाले इस खूनी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर ने बूरेवाला में एक शख्स की लाश देखी है जो एक घर के बाहर पड़ी हुई थी। ये लाश किसकी थी? मरने वाले ने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा किया था या किसी ने उसे कत्ल किया? मरने वाले के बारे में शब्बीर को मालूम हुआ है कि उसका नाम मोहम्मद हफीज था और याकूब आबाद का यह रिहायशी था। गाड़ियों की बॉडी बनाने का काम करता था और शादीशुदा था। शब्बीर ने देखा कि वर्कशॉप में कारीगर अपने काम में मसरूफ थे, जबकि हफीज काम के दौरान कुछ परेशान सा दिखाई दिया। वह क्या हो गया उस्ताद, क्यों परेशान हो? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं यार, बस ऐसे ही उदासी है। ऐसे ही उदासी? अब क्या ससुराल वालों ने लड़की देने से इनकार कर दिया? क्या हो गया? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता, पैसे कैसे कमाते हैं? पैसा?
भाई पैसा कमाने के तो दो ही तरीके हैं, या तो मेहनत मजदूरी या फिर चोरी डकैती। मेहनत मजदूरी से सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाई जाती है और वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ ये तो उस्ताद चाय तो मंगा दो यार। हाँ हाँ बेटे जा बेटा 2 चाय लेके आ बराबर यार। तेरे पास कुछ पैसे हैं? पैसे कितने? यही कोई 50,000। 50,000? हाँ मेरी कमेटी तो है, लेकिन बात क्या है, ये तो है यार असल में वो ससुर ने मांगे कुछ पैसे, मेरे पास भी पड़े हैं, कुल मिला के कोई 1.25 लाख के करीब देंगे। यार देख मैं दे तो दूंगा 50,000, लेकिन मेरी बहन की शादी है, वक्त पे वापस कर देना। यार वो तो मैं कर दूंगा, इज्जत का मामला है। बे यार तेरी इज्जत मेरी इज्जत है यार, बेफिक्र हो जा बस। तू बैठ, चाय आ रही है, जल्दी लेके आ यार चाय। जल्दी ले आ भाई। शादी से पहले हफीज ने मुबैना तौर पर अपने ससुर को 1,30,000 रुपए दिए थे और लड़की ब्याह कर घर ले आया था। बात सुने, शाम में वापस कब तक आएंगे? अम्मा के घर जाना है मुझे। आ जाऊंगा जल्दी। अच्छा हाँ वो याद रखना अब्बा से बात करनी है। कौन सी? पैसों की? हाँ यार वो जिससे दिए थे ना वो मांग रहा है, कह रहा है कि 2 साल हो गए और तुमने अभी तक मेरा कर्ज वापस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि अब्बा के पास पैसे हैं। तो क्या करूँ यार, उसने जान खा ली है मेरी। अच्छा ठीक है, अभी तो आप जाएं। चलो ठीक है। अच्छा मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। शौहर चला गया तो हफीज की बीवी सोच में पड़ गई। उसने बाप को फोन करना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर उसने मोबाइल रख दिया। कर्ज का हफीज पर पैसे की वापसी के लिए दबाव डाला जा रहा था और हफीज खासा परेशान था। उस शाम जब हफीज घर लौट रहा था तो वो सोच रहा था कि खामोशी से बीवी के जेवर चुरा ले। अभी उसके जहन में ये ख्याल आया ही था कि दूसरे लम्हे उसकी बीवी ने उसे जेवर चुराते देख लिया, जिस पर दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। अच्छा अब ये होगा मेरे घर में? क्यों निकाले मेरे जेवर? इसलिए कि कर्ज खाने मेरी जिंदगी जीरन की हुई है। मैं तुझे और फरमा दूंगा, मेरी बात को समझ। नहीं, हरगिज़ नहीं। वापस करो मेरा जेवर। तो फिर मुझे मेरे पैसे चाहिए, लाके दे अपने बाप से। हाँ तो खुद जाके ले लो ना, मुझे दिए थे क्या? बेगैरती की भी इंतहा होती है, जरा भी शर्म नहीं आई दामाद के आगे हाथ फैलाते हुए। बेगैरती की इंतहा तुमने कर रखी है। जब बीवी का खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? हफीज की बीवी शदीद नाराज होकर अपने मैके चली गई और हफीज घर में तन्हा रह गया। अब्बा ने पैसे नहीं लिए थे हफीज से, वो अभी तक वापस नहीं किए। किस बात के पैसे? तुम्हारे मियाँ को अच्छी तरह जानता हूँ मैं, 1 नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज है वो। क्यों? मेरी माइयों में नहीं लिए थे अब्बा ने उससे पैसे? अरे वो तो आधे पैसे लेने थे दोनों की मेहंदी के लिए, उधार थोड़ी लिए थे। उधर वादा पूरा ना करने पर हफीज का दोस्त हत्ते से उखड़ चुका था। बार बार फोन कर रहा था, लेकिन हफीज उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि हफीज के दोस्त ने हफीज को एक मैसेज टेक्स्ट कर दिया, जिसमें कर्ज की वापसी के लिए 1 दिन की मोहलत दी गई थी। मैसेज पढ़ने के बाद हफीज मजीद परेशान हो गया और उसने अपने ससुर को फोन मिला दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू आपकी बेटी ने आपको कुछ बताया था? हाँ बेटा, बात तो की थी उसने, लेकिन बेटा तो मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मैं इस वक्त बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। इस वाक़े के फौरन बाद हफीज की लाश ससुराल के आसपास पड़ी हुई मिली थी। हफीज के साथी कर्ज खां ने उधार वापस न मिलने पर उसे ठिकाने लगा दिया था। हफीज ने शदीद जहनी दबाव में आकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तमाम पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी।
इब्तदाई इतलात जो यही थी कि इसने खुद जो है वो खुदकुशी की है, क्योंकि जिस तरह उसकी पोजीशन थी डेड बॉडी की और सामने वेपन पड़ा हुआ था, वेपन में एक ही बुलेट थी। दौरान पोस्टमार्टम ये बात सामने आई कि अलबत्ता फायर उसके सीने पर लगा गया। ये इब्तदाई मेडिकल जो है रिपोर्ट है, लेकिन इसमें अभी हम फॉरेंसिक कंफर्मेशन करेंगे, इसको रीचेक भी करेंगे कि ये सिर्फ एक इब्तदाई रिपोर्ट है। पुलिस का ख्याल है कि शवाहिद की रोशनी में यही लगता है कि हफीज ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे कत्ल किया गया था। उसमें जो दूसरी चीज़ सामने आई वो ये कि जो मकतूल है उसके जिस्म पर स्त्री से तशद्दुद के निशानात थे। यहाँ से हमें फिर ये शक गुजरा कि ये कत्ल का जो है वो। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।